नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनका कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, आगे आने वाले महीने में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ये जो बुक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी बुक का इसमें निचोड़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसको आप रिवाइज़ के तौर पर देखें, क्योंकि जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है आपके मन में ये लगने लगता है कि अब आगे क्या पढ़ा जाए। फिर आपको लगता है कि आपने ये नहीं पढ़ रखा, या आपको ये चीज़ें याद नहीं, वो चीज़ें याद नहीं। तो इसे एज ए रिविज़न स्वरूप सीरीज़ के रूप में आप इसे ज़रूर देखिए। इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए, तो एक दिन में कई सारी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक होगा इतिहास से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फैक्ट देखिए क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। तो देखिए, सब जानते हैं हम लोग 3 स्रोत हैं। ये क्या क्या है? पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, ये तीनों स्रोत है। नेक्स्ट है कि सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? तो अभिलेख हैं जो कि लिखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड इसे ही अभिलेख को ही माना जा सकता है। कहता है कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, सरकारी एवं निजी अभिलेख। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है एशिया माइनर के बोगाजकोई नामक स्थान से। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, कितनी बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। एशिया माइनर अभिलेख कहता है कि एशिया माइनर अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में। एशिया माइनर के अभिलेख में किन भारतीय देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है? तो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इन सभी का उल्लेख एशिया माइनर में मिलता है। कहता है कि ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पारसिपोलिस एवं बेहुस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट कहता है परसिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हैं सिंध प्रांत के। कहता है भारत में सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिला है सिंधु घाटी की सभ्यता से, जो कि अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। कहता है सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। आगे कहता है कि सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो ये है भाव चित्रात्मक। कहता है कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 में। और इसकी अगर खोज की पूछ ले तो पैटोद्री पेंथलर ने इसकी खोज की थी। कहता है कि जेम्स प्रिंसिप किस देश के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। आगे, अशोक ने अपने अभिलेख में किस किस लिपि का प्रयोग किया था? तो देखिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि, जिसमें कि सर्वाधिक प्रयोग जो किया गया था ये ब्राह्मी लिपि का किया गया था। कहता है अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक किया? तो ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो अशोक का एक अभिलेख है सार ए कुना, जिसे कंधार अभिलेख भी कहते हैं। इस पर जो है 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कहता है अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है? तो मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी, ये 2 अभिलेख है, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी, इस पर अशोक ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये देखिए पाकिस्तान में है। कहता है कि भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैन धर्म से है हाथी गुम्फा अभिलेख का। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का।
एहोल अभिलेख में ही लिखा गया है कि जो है पुलकेशिन द्वितीय के और हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट, एहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल अभिलेख को। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा है? तो प्रयाग स्तंभ को लिखा है हरिसेन ने। कहता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। समुद्रगुप्त का जो ये हरिसेन है ये दरबारी कवि था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ध्यान रखिए एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो एरन अभिलेख को गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, उसने ही लिखवाया था। अगला, नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? नासिक का जो गुहालेख है ये सातवाहन नरेश पुलुमावी ने लिखवाया था। अगला, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखाया था? मंदसौर अभिलेख को लिखवाया मालवा नरेश यशोधर्मन ने। म से मंद, म से मालवा, मालवा नरेश यशोधर्मन ने। नेक्स्ट, कहता है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दे दिया? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं का उल्लेख है। यहाँ पर देखिए सब अभिलेख और शासक समेट दिया है। जैसे अभी पढ़ा हम लोगों ने हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार भोज नरेश ग्वालियर, काफ़ी आसान नाम है, नरेश भोज के नाम पर ही ग्वालियर वगैरह है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। आगे कहता है कि नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण मौर्य का राजा दशरथ ने कराया था। कहता है कि निजी अभिलेख किस स्थानों पर खुदवाया जाता था? तो निजी अभिलेख को मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या कहता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ध्यान रखना है अश्वमेध अयोध्या, अ से अश्वमेध, अ से अयोध्या अभिलेख। नेक्स्ट, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो ध्यान रखना है हेलियोडोरस ने अपना जो अभिलेख है ये विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था। आगे कहता है कि विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो विदिशा से हमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो व से विदिशा, व से वैष्णव। ठीक है। आगे, भारत में सिक्कों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। आहत सिक्के का प्रचलन भारत में कब से शुरू हुआ? तो आहत सिक्के जो शुरू हुए 6ठी शताब्दी से शुरू हुए। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। कहता है कि भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। ठीक है। आगे कहता है कि भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो गुप्त के शासकों ने। ठीक है। दो बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पूछ रहा है सबसे शुद्ध, तो ये कुषाण शासक विम कदफिसिस जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और एक सवाल है सबसे अधिक सोना का सिक्का, तो हो जाएगा गुप्त। आगे कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये किए गए मौर्योत्तर काल में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो शीशा का जारी किया था सातवाहन शासक ने। 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। ठीक है। आगे कहता है कि भारत में पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? तो ये किया था सातवाहन राजवंश ने, और सातवाहन ने ही जो है शीशा का सिक्का भी जारी किया था। आगे कहता है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया? तो ये करवाया था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट,
कहता है कि किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है। तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे कहता है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे। मोहम्मद गौरी ने। देखिए ये किताब काफ़ी अच्छा बुक है, क्योंकि पहले इसने अभिलेख के बारे में बात कर लिया, जितना भी अभिलेख से प्रश्न बन सकता था बन गया। अब हम लोग सिक्कों पर बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी देवी के चित्र बने हुए सिक्के अंकित करवाए थे मोहम्मद गौरी ने। आगे आगे कहता है व्याघ्र शैली का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्का का अध्ययन। कहता है कि स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन का, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आगे कहता है कि भारत में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियों में किया गया है। तो 3। ये 3 क्या क्या है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैशाली शैली। आगे देखिए क्या कहता है। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है। उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं ये नागर शैली में। ध्यान रखिए उत्तर भारत की अगर बात करें, जैसे ये जम्मू कश्मीर, ये वाला जो उत्तर भारत है, इनमें जो मंदिरों का निर्माण हुआ है नागर शैली में। कहता है कि नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है। तो दशम तार मंदिर, जो कि यूपी में है। ये दशम तार मंदिर उत्तर भारत यूपी में है, और उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखना है दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। द से दक्षिण, द से द्रविड़, ठीक है। और द्रविड़ शैली का जो सबसे उत्तम मंदिर है ये है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में है, और इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसे राज राजेश्वर ने बनवाया था। नेक्स्ट, भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है। तो वेसर शैली का जो उदाहरण है ये ग्वालियर के तोलिया लोहगान मंदिर वेसर शैली का उदाहरण है। आगे कहता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही जो है मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारी मूर्तियाँ भी मिली थी। जैसे बात करें मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति, दाढ़ी वाले मूर्ति, है ना, इन सभी मूर्ति की हमें प्राप्ति हुई थी। आगे कहता है कि मौर्य काल के में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी। तो ये बनाई जाती थी पत्थरों से। नेक्स्ट, कहता है कि बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं। तो ध्यान रखिए दीदारगंज से। दीदारगंज से क्या मिला है, यक्षिणी की मूर्ति। आगे कहता है कि गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है। तो गंधार शैली जो है इस पर यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव है, क्योंकि गंधार शैली में भारत और यूनानी का सम्मिलित रूप था। आगे कहता है कि गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है। तो अपोलो देवता का गंधार की मूर्तियों पर प्रभाव है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मथुरा के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव किसका है। तो भारतीय कलाकारों का। 2 कला थी, मथुरा कला, गंधार कला। मथुरा कला भारतीय, गंधार कला भारतीय प्लस यूनानी। आगे कहता है मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है। तो आध्यात्मिकता की विशेषता है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है। तो मथुरा कला में गौतम बुद्ध को शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है। तो ये है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं। देखिए अजंता बौद्ध से रिलेटेड है। एलोरा की अगर बात करें तो ये तीनों धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी मिली उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसी से। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था। तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का अध्ययन हुआ था। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक हो गया
पुरा पाषाण, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको याद कैसे रखेंगे? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण मतलब पूरी तरह से पाषाण, पाषाण पत्थर, पूरी तरह से पत्थर। तो देखिए जब पूरी तरह से पत्थर था तो हम लोग क्या कर सकते थे? उस समय के जो मानव थे पत्थर के हथियार बनाते थे, उसी पत्थर के हथियार से शिकार करते थे और पत्थर को रगड़ रगड़ कर आग लगा करके उसको करते थे, खाते थे। तो ध्यान रखना है, शिकार और आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो नव पाषाण काल में देखिए खेती स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने खेती स्टार्ट कर दिया। नव पाषाण काल में खेती स्टार्ट कर दिया तो खेत में तो रह नहीं सकते थे, तो खेत से दूर हम लोगों ने घर बनाया, बसना स्टार्ट कर दिया। तो घर से खेत आने के लिए कुछ तो गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, तो पहिए का आविष्कार हम लोगों ने कर दिया। तो ध्यान रखना है नव पाषाण काल में ये सब चीज़ें हुई थी। आगे देखिए, कहता है कि भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था ताम्र पाषाण काल में। आग का आविष्कार देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आग कुछ था ही नहीं, पूरा पत्थर, तो शिकार करके आग में पत्थर में पत्थर जला करके रगड़ के आग लगाते थे। तो पूरा पाषाण, पूरा तरह से पत्थर। लेकिन कहता है कि मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वत की गुफा में, क्योंकि पूरा तरह से पत्थर ही था। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार करते थे, जंगली जानवर को मार करके खाते थे। पूरा का पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। कहता है पूरा पाषाण काल के लोग सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सोहन नदी घाटी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल का जो उपकरण था ये सोहन नदी घाटी से हमें मिला है। अब पूछता है सोहन नदी किस देश में? तो ध्यान रखना है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया हो गया था? तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। आगे कहता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर। ये ध्यान में रखिए, ये रखिए अफ्रीका महाद्वीप पर माना जाता है कि मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट, कहता है कि भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो कहता है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं होमोनिड्स। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल का जो काल निर्धारण है कब से कब तक किया जाता है? तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक जो काल होता है उसे मध्य पाषाण काल के रूप में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट कहता है मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो ये शिकार भी करते थे, कंदमूल और फल को खाते थे। आगे कहता है मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है बोगरा, बोगरा से, और बोगरा राजस्थान में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्तों को। आगे कहता है भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होता है? तो 7000 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्योंकि 9000 से 7000 तक तो मध्य पाषाण है, मध्य पाषाण के बाद ही आया है नवपाषाण, तो ये 7000 के बाद ही शुरू होगा। कहता है कि भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि कृषि का आविष्कार, अस्थाई बसने का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये सब नवपाषाण काल में हुआ है, ध्यान रखिए। कहता है भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये हुआ था मेहरगढ़ से कृषि कार्य। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर है, बलूचिस्तान में। कह रहा है कि किस काल में लोग पहली बार घर बनाकर रहने लगे? तो नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में खेती की आविष्कार हुई तो लोग खेत में रहते नहीं, खेत से अलग घर बनाया। जब खेत से अलग घर बना लिया तो लोगों को खेत तक पहुंचने के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए, तो उसी समय पहिया का भी आविष्कार हुआ था। इस तरह से ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि अंडरग्राउंड की तरह मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए?
तो देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछने का अलग अलग सेंटेंस होता है, कई जगह गर्त गड्ढा है, गर्तावास लिखा रहता है। तो ये जो है अंडरग्राउंड की बात कर रहा है, ये में मिला है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में चावल उपजाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिवा से मिला है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कोल्डिवा। अगला, बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? कई दफ़ा पूछा गया है बीपीएससी में, तो ध्यान रखिए हड्डी का बना औजार और उपकरण हमें चिरांद एवं सोनपुर से मिला है। चिरांद, ये इंपॉर्टेंट है, चिरांद, बहुत चीज़ मिला है यहाँ से। आगे कहता है कि वर्तमान में चिरांद जो स्थल है बिहार के किस जिले में? तो ये है सारण में। चिरांद कहाँ पर है? सारण। नेक्स्ट, मानव द्वारा पहली बार वस्त्र का उपयोग कब किया गया था? तो नवपाषाण काल में। देखिए अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेता है तो ध्यान रखना है नवपाषाण काल में, या अगर आपको लगता है कि आविष्कार रिलेटेड कोई चीज़ है तो हम लोगों ने नवपाषाण काल में ही किया था। नेक्स्ट, पहली बार पत्थर के औजार कब पॉलिश किए गए थे? तो नवपाषाण काल में। देखिए ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मतलब पहले से बेटर नवपाषाण काल में ढुक जाना है। भारत में किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिलता है हमें भोपाल के भीमबेटका गुफा में। ये चित्रकारी के लिए फेमस था भोपाल का भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो तांबे की अगर खोज की बात करें तो ये किया था सुमेरिया सभ्यता ने। लेखन प्रणाली भी कहा जाता है कि इसी सभ्यता के द्वारा शुरू की गई। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था? तो ये किया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। ये अलग बात है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट, भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ये हुई थी ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो ये कमरे के फर्श के नीचे ही। काफ़ी डरावना है। आगे कहता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? तो देखिए ताम्रपाषाण की बात हो रही है तो ये कलर से भी बहुत अलग अलग काल के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रखना है ताम्रपाषाण काल का जो लोग होता था ये अपने मृदभांड को काले एवं लाल रंग से कलर करते थे। नेक्स्ट कहता है ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो ये पके हुए ईंट के मकान में रहा करते थे। आगे कहता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। नेक्स्ट, मालवा, कायथा, एरन, त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मालवा, कायथा, एरन, त्रिपुरी ये सब जो अवशेष ताम्रपाल काल पाषाण काल का है ये हमें मध्य प्रदेश से मिला है। तो इतिहास के स्रोत के बारे में इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों ने रिवीजन की। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगला देखिए इसमें जो लेसन है ये है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद जैन, बौद्ध, मगध, फिर प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्य भारत, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो कई सारे इसमें जो है फैक्ट आपके अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। बशर्ते ये इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में जल्द। धन्यवाद।